सो अब हम बात करते हैं लॉस एंड डैमेज फंड की। ठीक है, देखो सबसे पहले समझते हैं कि लॉस एंड डैमेज क्या है। ठीक है, लॉस एंड डैमेज क्या है। लॉस एंड डैमेज जो है क्लाइमेट चेंज से होने वाले उन नुकसानों को दिखाता है जो नुकसान इरिवर्सिबल है, मतलब उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता और अवॉइड भी नहीं किया जा सकता एडेप्टेशन और मिटिगेशन एफर्ट से। देखो क्लाइमेट चेंज को जो है ना बहुत हद तक एडेप्टेशन एडेप्टेशन का मतलब है कि खुद में बदलाव करके, अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करके, ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम जो है क्लाइमेट चेंज को जो है उसके होने वाले इफेक्ट को कम कर सकते हैं। और मिटिगेशन मिटिगेशन का मतलब होता है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा करके अपने फॉसिल फ्यूल के को कट डाउन करके जो है हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं। तो इसको बोलते हैं मिटिगेशन और एडेप्टेशन एफर्ट। तो लॉस एंड डैमेज उन कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाता है जिसको कि एडेप्टेशन और मिटिगेशन के से भी अवॉइड नहीं किया जा सकता और जो कि इरिवर्सिबल होता है, वैसे कॉन्सिक्वेंसेस को लॉस एंड डैमेज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे समझो कि कौन से एफर्ट है। मान लो भाई, अब देखो ये जो नुकसान है ये इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं। मान लो सी लेवल बढ़ा, सी लेवल बढ़ने से कोई एक पूरा का पूरा आइलैंड नीचे डूब गया। अब वो आइलैंड नीचे डूब गया तो क्या तुम उस आइलैंड को वापस ला सकते हो, उसको पानी से बाहर निकाल सकते हो? जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया, जो ब्रिज टूट गए, जो रोड्स टूट गए, जो जाने चली गई, क्या उसको हम फिर से ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मतलब कि वो इरिवर्सिबल है। और क्या सी लेवल राइज को तुम रोक सकते हो? नहीं रोक सकते, मतलब तुम उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते। तुम कितना भी एडेप्टेशन कर लो, मिटिगेशन कर लो, क्या तुम सी लेवल राइज को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। तो ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे? तुमको वहां से भागना पड़ेगा, तुम माइग्रेट करोगे, राइट। तो लॉस एंड डैमेज क्या होता है? लॉस एंड डैमेज रेफर्स टू द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, okay, which are reversible and cannot be avoided through mitigation and adaptation effort। मतलब कि ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज जिसको एडेप्टेशन और मिटिगेशन एफर्ट, ये चीज़ याद रखना, ये दो वर्ड याद रखना भाई मेरे, ये बहुत क्लाइमेट चेंज में यूज़ होता है। एडेप्टेशन और मिटिगेशन एफर्ट के से भी जो है तुम उसको रोक नहीं सकते और तुम होने वाले नुकसान को रिवर्स नहीं कर सकते। और ये कई तरीके के होते हैं, इकोनॉमिक भी होते हैं। मान लो किसी की प्रॉपर्टी डूब गई, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया, जाने चली गई, लिवलीहुड चला गया, कमाने का जरिया चला गया। सोशल भी हो सकते हैं, लोग मारे गए, डिस्प्लेस हो गए, माइग्रेट करना पड़ा, मेंटल ट्रॉमा। इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, एग्रीकल्चर लैंड खराब हो गया, डिफॉरेस्ट, पेड़ जो है वो जंगल में आग लग गई, वाइल्ड फायर जो मैंने तुमको बताया था। तो ये सब इन्वायरमेंटल लॉसेस भी हैं। तो कई तरीके के लॉसेस होते हैं और इन्हीं लॉस एंड डैमेज को भरपाई करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिया जाने वाला पैसा के लिए जो फंड है उसको हम कहते हैं लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है, तो लॉस एंड डैमेज फंड करेगा क्या? देखो लॉस एंड डैमेज फंड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो क्लाइमेट चेंज से होने वाले लॉस एंड डैमेज की भरपाई कर सके। मतलब देखो मैंने तुमको क्या बताया, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ ही क्यों, डेवलपिंग कंट्रीज़ पे क्यों इतना तरस खाया जा रहा है? क्योंकि मेरे भाई डेवलपिंग कंट्रीज़ का ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, लेकिन उसका क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा झेलनपुर जो हो रहा है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को झेलना पड़ रहा है। भारत का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 4% है। कई ऐसे देश है जिनका कंट्रीब्यूशन 1% या लेस देन 1% है, लेकिन डूबेगा सबसे पहले वही सी लेवल राइज से। तो लॉस एंड डैमेज फंड डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बनाया गया फंड है, जिसके तहत देशों को होने वाले क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पैसा दिया जाएगा। यह है लॉस एंड डैमेज फंड डेवलपिंग कंट्रीज को। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है और इफेक्ट वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, और उनके पास इतना रिसोर्सेस नहीं है कि वो क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसान को बर्दाश्त कर सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस लॉस एंड डैमेज फंड में चैलेंजेस क्या है। लॉस एंड डैमेज फंड में चैलेंजेस क्या है? ठीक है, देखो पहला चैलेंज तो ये है, अब लॉस एंड डैमेज फंड की बात तो की गई, लेकिन अभी तक इस पर काम नहीं किया गया है। COP28 जो हुआ ना मेरे भाई, उसमें $475 मिलियन का फंड दिया गया, फंड बनाया गया। अब तुम सोचो कि जहाँ पे ज़रूरत 100,000 रुपये की हो, वहाँ पे 1 रुपये अगर कोई दे रहा है तो वही स्थिति है।
COP28 में $475 मिलियन दिया गया, जमा किया गया, रेज किया गया, लेकिन ज़रूरत हमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की है, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की, और दिया गया मिलियन में, 475 मिलियन। अब हम चैलेंजेस की बात करते हैं। देखो, पहला चैलेंज तो ये है कि लॉस एंड डैमेज का कोई परिभाषा नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है कि हम कब लॉस एंड डैमेज हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो लॉस एंड डैमेज का ना कोई एक यूनिवर्सल ऐसा परिभाषा नहीं है जिस पे सब अग्री कर जाए। तो कोई यूनिवर्सल अग्रीड अपॉन डेफिनेशन लॉस एंड डैमेज का नहीं है, ठीक है। इसीलिए लॉस एंड डैमेज के कॉस्ट को क्वांटिफाई करना मुश्किल है। मतलब हमें कैसे पता चलेगा? मान लो दो देश हैं, किसी का ब्रिज टूट गया, ठीक है, किसी का ब्रिज टूट गया, और अब इसमें कैसे कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है समझो। मान लो कि कोई दो देश है, देश कंट्री ए और कंट्री बी। इस कंट्री ए का एक ब्रिज था, वो टूट गया, ठीक है, सी लेवल राइज से या फ्लड से टूट गया, और ये कंट्री बी है, ये कंट्री बी है। इस कंट्री बी में जो है एक तरीके से मान लो ये कंट्री बी जो है ऐसा बताया जा रहा है कि वो डूबने वाला है, वो डूबने वाला है, सिंक करने वाला है। अब क्या होगा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है, मान लो कि ये कंट्री ए का जो ब्रिज टूटा है, ये ब्रिज कभी यूज़ ही नहीं होता था, इससे सरकार को कोई टोल जनरेट नहीं होता था, ठीक है, ऐसे ही पड़ा हुआ ब्रिज था। तो पैसा जिसको देना है, पैसा किसको देना है लॉस एंड डैमेज फंड में? डेवलप्ड कंट्रीज़ को देना है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ कह सकती है कि भाई ये ब्रिज टूट गया तो क्या हुआ, ऐसे भी तो ये इस्तेमाल नहीं होता था, इसे वहाँ की सरकार को कोई फ़ायदा तो होता नहीं था, तो हम इस ब्रिज के लिए क्यों पैसा दें? तो ये लॉस एंड डैमेज के भीतर नहीं आएगा। समझ रहे हो? मतलब कि कुछ देश कहते हैं कि अरे भाई वो ब्रिज भले ही उस सरकार के लिए टोल जनरेट नहीं करता था, लेकिन उस ब्रिज को बनाने में पैसे तो खर्च हुए थे ना, और वो टूट गया, आज इस्तेमाल नहीं हो रहा है ब्रिज, हो सकता है आने वाले साल में इस्तेमाल होता। तो दोनों साइड डिबेटेबल हो जा रहा है ना। तो लॉस एंड डैमेज फंड का कोई अग्रीड अपॉन डेफिनेशन नहीं हो पाना, इससे जो कॉस्ट है उसको क्वांटिफाई नहीं किया जा रहा, मुश्किल है। मान लो ये बी जो नेशन है ये डूबने वाला है, अब कुछ देश कहेंगे कि डूबने वाला है, लेकिन डेवलप कंट्रीज बोलेंगे कि डूब तो नहीं रहा ना, जब डूबेगा तब देंगे पैसा, ऐसा समझ आ रहा है। तो लॉस एंड डैमेज फंड का डेफिनेशन ना होना ये भी एक चैलेंज है, जिसकी वजह से इस चीज़ में ज़्यादा काम हो नहीं पा रहा है इस चीज़ में। दूसरा, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो पैसा निकालना नहीं चाहते। डेवलप्ड कंट्रीज जिन्होंने झाड़ के ग्रीन हाउस एमिशंस किया है वो पैसा देना नहीं चाहते। तीसरा, ये भी डर बना हुआ है कि कुछ ऐसे देश हैं जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा होने की वजह से उनको ज़्यादा पैसा मिल जाए, भले ही वो दूसरे देश के कंपैरिजन में कम थ्रेटेड हो क्लाइमेट चेंज से। मान लो दो देश हैं, मान लो कंट्री ए है, कंट्री बी है, मान लो ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, दोनों ही क्लाइमेट चेंज से थ्रेटेड है, लेकिन ये वाला कम थ्रेटेड है, ये वाला कम थ्रेटेड है, कम, और ये वाला ज़्यादा थ्रेटेड है, ठीक है। तो हिसाब से पैसा इसको ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन ये इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है ज़्यादा पैसा इसको मिल जाए लॉस एंड डैमेज फंड के नाम पे, और उस पैसा का इस्तेमाल ये किसी और पर्पज़ के लिए करें। तो ये भी तीसरा टेंशन है। चौथा टेंशन ये है कि इस पैसे को अगर फंड बनता है तो इस फंडिंग का देख रेख कौन करेगा, इसका पूरा ऑपरेशनल मैकेनिज्म कैसे होगा, कौन इसको होस्ट करेगा, कौन इस पैसे को रखेगा, कौन सी कोई नया संस्था बनाई जाएगी, उस नए संस्था में किसका ज़्यादा बोलबाला होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के भी बहुत सारा डिसएग्रीमेंट्स है, समझ में आ रहा है? इस चीज़ को लेकर के भी बहुत सारा डिसएग्रीमेंट है। सिंपल सी बात है, अगर तुमको मान लो तुम्हारे यहाँ पे कोई संस्था चल रही है, उसने फंड बनाने की बात की, तो चार लोगों की चार बातें हो ही सकती है कि भाई ठीक है, आपने बोला सबको 10 रुपये करके देना है हर दिन, हम देंगे, लेकिन ये पैसा रखेगा कौन? इसको लेकर के दो लोग कुछ बात बोल रहे, दो लोग कुछ बात बोल रहे हैं। फिर इस पैसे को खर्च कैसे किया जाएगा, किन किन स्थिति में इन पैसों को खर्च किया जाएगा, इसको लेकर दो बात कोई और बोल रहा है, दो बात कोई और बोल रहा है। तो ले दे करके डिसएग्रीमेंट्स बना हुआ है, कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, रजामंदी सहमति सारे लोगों की नहीं हो पा रही, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद एक प्रिंसिपल है CBRD प्रिंसिपल। CBRD प्रिंसिपल को भी लागू करना मुश्किल हो पा रहा है। सवाल उठता है कि CBRD प्रिंसिपल है क्या, CBDR प्रिंसिपल है क्या? CBDR का मतलब होता है कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब देखो, मतलब ये है कि क्या क्लाइमेट चेंज किसी एक देश की वजह से हो रहा है, क्या सिर्फ चाइना की वजह से नहीं हो रहा है? नहीं,
चाइना तो 30% एमिशंस कर रहा है, बाकी 70% तो और बाकी देश मिला के कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ एक देश क्लाइमेट चेंज को कर रहा है? नहीं, लगभग दुनिया में सारे ही देश कर रहे हैं। क्या क्लाइमेट चेंज से सिर्फ एक देश को खतरा है? नहीं, लगभग सारे देश को ही खतरा है। तो ये हो गया कॉमन, इसलिए यहाँ पे कॉमन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो जिम्मेदारी तो बनती है, तो कॉमन का मतलब ये बता रहा है कि जिम्मेदारी सब देशों की बनती है, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बनती है, बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चूंकि दुनिया में सारे देशों का कंट्रीब्यूशन तो है, क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन है, इसलिए वो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी। क्लाइमेट चेंज सब देशों की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। भारत का 4% ही कंट्रीब्यूशन है, लेकिन है तो, ठीक है। एंड डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इसलिए क्योंकि हर देश जो है वो एक तरीके से एमिशन नहीं कर रहे, कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है। तो जो ज़्यादा कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, जो कम कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी। तो इसलिए डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें समस्या ये पैदा हो गया कि कौन से देश की कितनी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है। मॉक का सवाल पूछा गया है कि कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी किस कॉन्टेक्स्ट पे बात किया जाता है, तो लॉस एंड डैमेज फंड पे बात किया जाता है, नहीं तो क्लाइमेट चेंज पे बात किया जाता है। इस तरीके के ऑप्शन होंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा है, तुम एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नहीं सेट कर सकते कि ठीक है इतना होने पे जो है हम इतनी भरपाई करेंगे, इतना होने पे इतनी भरपाई करेंगे। तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करना ये भी बहुत समस्या होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? तो ये सारे लॉस एंड डैमेज को लेकर के इशू है, इसलिए लॉस एंड डैमेज फंड पे ठीक से काम नहीं किया गया है, समझ में आ रहा है? अब देखते हैं कि लॉस एंड फंड को सबसे पहले कहाँ कब ये किया गया। मैंने तुमको क्या बताया, 2013 में COP19 हुआ था। कहाँ पे? वार्सो में। 2013 में COP19 हुआ था वार्सो में। वहाँ पे लॉस एंड डैमेज फंड को इनिशिएट किया गया, लेकिन फिर बात कुछ बनी नहीं उस पर, ठीक है। उसके बाद फाइनली COP27 में, COP27 देखो, COP28 दुबई में हुई ना, उसके एक साल पहले चले जाओ COP27 हुई थी इजिप्ट के शहर शर्म एल शेख में। तो शर्म एल शेख में जो COP27 हुआ, वहाँ पे एक कमेटी बनाई गई, ट्रांजिशनल कमेटी, जिसको ये काम दिया गया कि आप बताओ कि ये जो फंड बनाई जाएगी उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। और फाइनली जो अभी COP28 हुई दुबई में, वहाँ पे $475 मिलियन का एक फंड बनाया गया। लेकिन समस्या ये है कि $475 मिलियन बहुत से बहुत दूर है, ज़रूरत है सिवरल ट्रिलियन डॉलर की, वहाँ पे $475 मिलियन ही दिया गया, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि L&D फंड जो है वो अभी भी इनकॉन्क्लूसिव है, मतलब कि इसका फ्यूचर ज़्यादा दिख नहीं रहा है अभी भी, समझ में आ रहा है? तो COP28 में हमने दो बातें पढ़ ली। देखो, हमने COP28 को स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा, लेकिन COP28 में होने वाले दो बड़े इवेंट को पढ़ा। पहला इवेंट हमने पढ़ा था कि ग्लोबल स्टॉकटेक की पहली रिपोर्ट COP28 में आई, बनाई गई थी 2015 के COP21 में, और आई COP28 में ग्लोबल स्टॉकटेक। दूसरा कि लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया, भले ही कम पैसा दिया गया, बहुत ही कम पैसा दिया गया, $475 मिलियन, लेकिन बनाया गया COP28 में, ठीक है। अब देखो, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का हमने बॉक्स खाली रखा है, क्योंकि इसको लेकर के जब मैं इस नोट्स को बना रहा था उस वक्त COP28 चल ही रहा था, और COP28 जो है उसको लेकर के ज़्यादा एक डिटेल रिपोर्ट नहीं था, आया था इंटरनेट पे, इसीलिए मैंने COP28 को इस बॉक्स को खाली छोड़ा है। लेकिन फिर भी जो इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो हमने नोट्स में, जैसे अभी हमने दो पढ़ लिया, ग्लोबल स्टॉकटेक के बारे में पढ़ लिया कि COP28 में ग्लोबल स्टॉकटेक की पहली रिपोर्ट आई जो क्या कहती है, और लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने पढ़ लिया, और COP28 को भी हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे जब उसकी रिपोर्ट आएगी, ऑफकोर्स आ चुकी होगी, तो उसको भी मैं पढ़ा दूंगा, दिक्कत नहीं है। देखो, मैंने तुवालू आइलैंड का जिक्र किया था कि तुवालू जो है वो सी लेवल राइज से बहुत जल्दी डूबने वाला है। तो तुवालू करंट अफेयर्स में था, याद रखना, तुवालू जो है हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है ये बसा हुआ है। इसको एलिस आइलैंड भी कहते हैं। इसकी राजधानी फूनाफुटी है, और इसकी इकोनॉमी बहुत ही कम आबादी वाला देश है, बहुत ही कम आबादी यहाँ रहती है, और यहाँ पे लोग खुद ही किसानी गिरी करते हैं, खुद ही उगाते हैं, खुद ही खाते हैं, ठीक है। तुवालू कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनका ज़्यादा कोई वैसा ट्रेड नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे समझो, तुमसे अगर पूछा जाए कि भाई क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमी एक साथ कैसे कैसे चलेगी, देखो तुमको पता है क्लाइमेट चेंज से इकोनॉमी इतना प्रभावित की होती है
क्योंकि दुनिया की ज़्यादातर इकोनॉमीज क्लाइमेट सेंसिटिव सेक्टर पर डिपेंड करती है, मतलब ऐसे सेक्टर पे जो क्लाइमेट चेंज से तुरंत प्रभावित हो जाएंगे। जैसे कि एग्रीकल्चर, वो प्रभावित होगा। भाई सूखा पड़ेगा तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, सी लेवल राइज से सॉल्ट वाटर घुस जाएगा तो वो एग्रीकल्चर नहीं होगा, फ्लडिंग आ जाएगा तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, खराब हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर हो गया, टूरिज़्म हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, ठीक है, फिशरीज हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी क्लाइमेट सेंसिटिव सेक्टर है। मतलब क्लाइमेट अगर ख़राब होगा तो ये सारे सेक्टर भी खराब हो जाएंगे, इनसे पैसा नहीं आएगा, ये सेक्टर बंद पड़ जाएंगे। तो ज़्यादातर दुनिया की ज़्यादातर इकोनॉमीज जो है वो क्लाइमेट सेंसिटिव सेक्टर पर डिपेंड करती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि क्लाइमेट को अपने अनुकूल बनाना, ना कि क्लाइमेट चेंज को होने देना। समझ में आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि धरती हमें बनाती है, ना कि इंसान धरती को बनाते हैं। धरती हमें बनाती है, हमें सस्टेन करती है, हमें हर वो चीज़ देती है जो हमारे जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरी है, जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि धरती को डोमिनेट और कंट्रोल करने के बजाय हम धरती की इज्जत करें, धरती के रिस्पेक्ट करें, धरती में रहने वाले जो दूसरे जीव जंतु हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें, और धरती को अपने रहने लायक बनाए, अपने अनुकूल बनाए। तो ये सारे लाइन का तुम इस्तेमाल कर सकते हो अपनी आंसर राइटिंग को सुपर डुपर हिट करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम पढ़ते हैं एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ECBC। अब तुम याद करो, हम जब पढ़ रहे थे रिकमेंडेशन वाले पार्ट में, उसमें हमने तुमने बताया था कि इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच एनर्जी यू प्रोड्यूस, इट इज़ अबाउट हाउ मच एनर्जी यू सेव। अगर किसी देश को क्लाइमेट चेंज पे कोई एफर्ट देना है, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए एफर्ट लेना है, तो वो एक एफर्ट ये भी ले सकता है कि वो अपने एनर्जी वेस्टेज को बचाए। क्योंकि वो अपने एनर्जी वेस्टेज को बचाएगा तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट खुद ही कम होगी, और एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगी तो वो एमिशन भी कम करेगा। तो उसके लिए मैंने तुमको बताया था कि भारत का एक स्कीम चल रहा है, पैट स्कीम, परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम। वो क्या है उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले तुम ECBC पढ़ लो, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ये क्या है। मॉक में भी था ये सवाल, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। देखो हम लोग क्लाइमेट चेंज को ना बहुत ही कॉम्प्रहेंसिवली पढ़ रहे हैं। तुम किसी भी यूट्यूब में कोई भी दूसरा वीडियो लेक्चर को देख लो, इतना कॉम्प्रहेंसिव तुमको नहीं मिलेगा क्लाइमेट चेंज को लेकर के। ठीक है, ज़्यादा से लोग क्लाइमेट चेंज क्या होते हैं, कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे, रिकमेंडेशन डिस्कस करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करेंगे, और क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट जैसे 2-3 एग्रीमेंट डिस्कस करेंगे, बस वहाँ पे खत्म हो जाएगा। लेकिन वास्तविक क्लाइमेट चेंज वहाँ खत्म नहीं होता है, और सवाल जो है वो उसके बियॉन्ड बनता है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज से संबंधित अगर तुमको आंसर करना है तो तुमको जो मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। अब देखो, इससे तुम एक बेहतर आंसर लिख पाओगे। ठीक है, और प्रीलिम्स में भी तुमको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, जैसे कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सभी मॉक में आया है, नहीं तो प्रीलिम्स में आया है। ठीक है, जब पढ़ने के बाद सवाल करेंगे तब समझ में आएगा। अब देखो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड क्या है। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को सबसे पहले 2007 में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने रिलीज़ किया था। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी 2002 में बनाया गया। ठीक है, ECA एक्ट 2001 से, ECA का मतलब हो गया एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 से बनाया गया इसको 2002 में, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये बेसिकली सरकार को ये बताती है कि किस तरीके से एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स लिए जा सकते हैं, क्या क्या करके एनर्जी को और एफिशिएंट बनाया जा सकता है, एनर्जी को बचाया जा सकता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के भीतर रह के काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो कि पूरा नाम है, उसके भीतर रह के ये काम करती है। 2007 में ये बनी, कब, 2002 में। 2007 में इसने अपनी पहली इस बिल्डिंग कोड को रिलीज़ किया, 2007 में पहली। 2017 इसलिए क्योंकि कुछ नई चीज़ों को इसमें ऐड किया गया 2017 में, इसलिए 2017। समझ में आ रहा है मेरे भाई। अब ये करता क्या है, ये बेसिकली कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए एक एनर्जी स्टैंडर्ड तय करता है। कॉमर्शियल बिल्डिंग्स मतलब स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, उनको बताता है कि आपको किस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है, किस किस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं, आपकी डिज़ाइनिंग क्या होनी चाहिए, आपको कौन सा बल्ब इस्तेमाल करना है, कौन सा जनरेटर इस्तेमाल करना है, कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो इस ECBC के माध्यम से तय की जाती है। तो बोलोगे कि भैया मैं भी तो दुकान चला रहा हूँ, मेरा भी तो कमर्शियल हुआ। नहीं, वो कमर्शियल बिल्डिंग जो 100 किलोवाट या उससे ज़्यादा की एनर्जी कंज्यूम कर रही है, उस पर ये कोड लागू होता है, उसको ये फॉलो करना है, और ये मैंडेटरी भी है।
ये क्या क्या बताती है, ये पूरा का पूरा बताती है कि आपका हीटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, आपका वेंटिलेशन सिस्टम क्या होना चाहिए, आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, आपका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, आप कौन सा इलेक्ट्रिकल सिस्टम यूज़ करोगे, आप कितना रीन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट करोगे, कितना सोलर पैनल आपको लगाना है। ये सारी चीज़ें इस चीज़ में संबंधित है। इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है कि सरकार जो है इस माध्यम से 25 से 50% तक की इलेक्ट्रिसिटी बचाने की कोशिश करेगी। अब बोलोगे भैया इसमें कमर्शियल बिल्डिंग में ही इसको क्यों लेकर आया गया? पावर प्लांट में भी इतना एनर्जी वेस्टेज हो जाता है, सरकारी ऑफिस में भी इतना एनर्जी वेस्टेज हो जाता है, घरों में भी एनर्जी वेस्ट होता है। घर पे जाते हैं, कोई रहता नहीं है, पंखा चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जल रहा है, तो सिर्फ कमर्शियल बिल्डिंग को ही क्यों? क्योंकि भारत में जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है ना, उसका 30% तो अकेले ऐसे कमर्शियल बिल्डिंग्स में होता है। और ये 30% 2042 तक 50% होने वाला है। देखो 2042 तक 50% होने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे वेस्टेज देखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर कमर्शियल बिल्डिंग्स में एनर्जी को बचाया जा सके तो एक बड़ी राहत मिल सकती है। एनर्जी सेविंग्स में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को बचाया जा सकता है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो एनर्जी जिस भी बिल्डिंग में, मतलब जो भी कमर्शियल बिल्डिंग बनती है, उसको 3 स्टेटस दिया जाता है। एक तो ECBC दिया जाता है, एक ECBC प्लस और एक सुपर ECBC का टैग दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, 2017 में कुछ नई चीज़ें को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना समझो कि 28 राज्यों में 15 राज्यों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। कई ऐसे राज्य हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, अभी तक इसने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। अगर गुजरात इस कोड को इम्प्लीमेंट कर देना तो गुजरात अकेले 83 टेरावाट हार्स ऑफ एनर्जी बचा सकता है। उतना फिगर तुमको याद नहीं रखना है, बस तुम इतना याद रखो कि 15 राज्यों में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया है। और ECBC क्या होता है, ठीक है। अब देखो, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स रिलीज़ की गई है अभी लेटेस्ट, 2022 की लेटेस्ट में रिलीज़ की गई है। इसमें दिखा गया है कि कर्नाटका टॉप किया है, मतलब कर्नाटका सबसे ज़्यादा एनर्जी को बचा पा रहा है, एनर्जी सेविंग्स मेजर्स पे काम कर रहा है कर्नाटका। तो ECBC क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से, राइट? ठीक है भाई। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। याद रखना, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे हम लोग ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि दुनिया जो है उसको रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ने की बहुत ज़रूरत है और दुनिया कोशिश कर रही है रीन्यूएबल एनर्जी की बढ़ने की तरफ, और भारत इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? ये 2015 में हुए COP21 में इस पूरे चीज़ को जो है सोचा गया, प्रपोज किया गया। भारत और एक तरीके से कह सकते हैं लॉन्च किया गया भारत और फ्रांस की तरफ से। फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रांसिस हॉलैंड उस वक्त थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये 15 में याद रखना पहली बात। अब ये है क्या, एक शब्द में बताया जाए ये क्या है, तो ये एक्शन ओरिएंटेड मेंबर ड्रिवन कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म। याद रखना, इसको रट लो भाई। एक्शन ओरिएंटेड कि भाई इस पर काम किया जाएगा, पेपर पे बातें नहीं की जाएगी, काम किया जाएगा। एक्शन ओरिएंटेड, मेंबर ड्रिवन, सारे देश मिलकर काम करेंगे, और कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म, एक दूसरे से कोलैबोरेट करके एक दूसरे के सहयोग से काम करेंगे। तो एक्शन ओरिएंटेड मेंबर ड्रिवन कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है किस चीज़ के लिए? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया भर में सोलर टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया जाए, सोलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि हम सोलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, तो फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को सबसे पहले समझना है कि 2015 में COP21, 12 दिसंबर 2015 में हुई थी COP21 में, इसको फ्रांस और प्रेसिडेंट की तरफ, फ्रांस और भारत की तरफ से लॉन्च किया गया। ये क्या है? दिस इज एन एक्शन ओरिएंटेड मेंबर ड्रिवन कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज। अब इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ की अगर हम बात करें ना मेरे भाई, तो देखो ऐसे क्या करेगा, देखो जब भी अब देखो सोलर पैनल है तो ऐसा नहीं है कि घर की बत्ती जलानी है, पूरे देश को इलेक्ट्रीफाई करना है।
तो उसके लिए बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सोलर पावर प्लांट लगाने पड़ेंगे तो उसकी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। तो हर देश के पास उतनी पहुंच नहीं है कि वो तुरंत से तुरंत टेक्नोलॉजी को अचीव कर ले, ठीक है। और सारे देश के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि भारत सारा घर वर तोड़ के पूरा भारत जो है उसको सोलराइज कर दे, सोलर पैनल लगा दे, ऐसा तो संभव नहीं है। तो सारे देश में सोलर पैनल होने चाहिए, सारे देश इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, एक दूसरे को बांटे, है कि नहीं। तो भाई अब जैसे तुम अपने घर पे एक दो सोलर पैनल लगा सकते हो, ऐसा तो नहीं है कि पूरे जामुड़िया को इलेक्ट्रीफाई करना है तो अकेले तुम सारा पैनल अपने घर पे ही लगा लो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सारे घरों को ज़रूरत है, तो भाई सभी का सहयोग से काम होगा। तो आईएसए क्या करता है, आईएसए का है कि टेक्नोलॉजी का प्रोक्यूरमेंट, ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी को प्राप्त करना, टेक्नोलॉजी को प्रोक्यूरमेंट, और सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, ये 3 एलिमेंट याद रखना। प्रोक्यूरमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, फाइनेंशियल असिस्टेंस इन सोलर टेक्नोलॉजीज एंड सोलर पावर प्लांट्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, इन तीनों को आसान बनाने का काम करेगा आईएसए। कैसे? क्योंकि ये जो है $1 ट्रिलियन, कितना, $1 ट्रिलियन रेज करेगा 2030 तक। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या कर रहा है, भाई अब देखो सभी देश के पास तो नहीं है ना कि वो तुरंत टेक्नोलॉजी खरीद ले और बड़ा बड़ा सोलर पावर प्लांट लगा दे। सोलर पावर प्लांट लगाने पे ना बहुत सारा पैसा पहले चाहिए होता है, मतलब एडवांस में चाहिए होता है, और फिर जाकर के उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, इतना इजी नहीं होता। तो बाकी प्लांट के कंपैरिजन में सोलर पावर प्लांट बहुत महंगा होता है, ठीक है। अगर कोई इंसान अपने घर पे सोलर पावर प्लांट मतलब सोलर टेक्नोलॉजी लगाना चाहे तो उसमें उसको 5-6-7 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे सिर्फ एक घर के लिए, 2 रूम 3 रूम जलाने के लिए इतना इशू है, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ है प्रोक्यूरमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजी तुमको दिलवाना, और फिर तुम उस टेक्नोलॉजी को लिए खाओगे तो नहीं, उसको तो पावर प्लांट लगाओगे, तो पावर प्लांट के लिए जो पैसा चाहिए उसका जुगाड़ करवाना। और अब एक ही बात, तो तुम बड़ा पावर प्लांट लगाओगे नहीं, छोटा सा लगाओगे, देखोगे कि वो कैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर धीरे धीरे कैपेसिटी को बढ़ाओगे, तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। तो ये 3 एलिमेंट याद रखना मेरे भाई, प्रोक्यूरमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। इसको आईएसए फैसिलिटेट करेगा, मतलब इस चीज़ को आसान बनाएगा, ठीक है। दूसरी बात, कई ऐसे देश हैं जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या बहुत ही लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी है, पूरे दिन में 2 घंटा इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, कई ऐसे देश हैं, अफ्रीकन नेशन में तो भरे पड़े हैं। तो उन देशों को भी एक क्लीन और रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इससे वहाँ के लोगों का भी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। उसके बाद जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ जाएंगी, मतलब इकोनॉमी तो उनकी ग्रो करेगी लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कम करेंगे। अभी क्या होता है, इकोनॉमी तो ग्रो करते हैं लेकिन साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी झाड़ के छोड़ते हैं। लेकिन वैसी स्थिति में जब हमारे पास क्लीन एनर्जी का एक अच्छा सोर्स होगा तो हमारी इकोनॉमी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी और हम एमिशंस भी कम कर देंगे। तो सारे मेंबर कंट्रीज़ को जो है लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ जो है ये जाने में मदद करेगा। लो कार्बन इकोनॉमी का मतलब समझ में आ गया, इकोनॉमी बढ़ेगा लेकिन कार्बन कम रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च की जाएगी ताकि सोलर टेक्नोलॉजी को आने वाले वक्त में इफेक्टिव बनाया जा सके और अफोर्डेबल बनाया जा सके। और इन सभी चीज़ों के लिए आईएसए जो है उसका कसम खाया है, माँ कसम खाया है कि 2030 तक हमको $1 ट्रिलियन को जुगाड़ करना ही करना है। आईएसए की हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। आईएसए की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। और आईएसए को ज्वाइन कौन करेगा? आईएसए को मोस्टली वो कंट्रीज ज्वाइन करेंगी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में स्थित है। मतलब कि ये हमारा प्यारा धरती है, ये हमारा प्यारा धरती है। सूरज की रोशनी, मान लो ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ की तरफ जाओगे तो 23.5 डिग्री, इसको हम 23.5 डिग्री नॉर्थ पढ़ते हैं, और इधर में आ जाओ 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है भाई, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, और ये इक्वेटर है। तो सूरज की जो रोशनी है ना
वो ज़्यादातर इन्हीं रीजन पे पड़ती है, और इसीलिए इसको सन बेल्ट रीजन कहते हैं। इसको सन बेल्ट रीजन, इसके ऊपर जाओगे ना या इसके नीचे जाओगे तो फिर सनलाइट कम होने लगती है, और धीरे 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 जैसे तुम 60 डिग्री को क्रॉस करोगे इधर और 60 डिग्री को क्रॉस करोगे इधर, तो फिर आर्कटिक और अंटार्कटिक वाले रीजन में पहुंचोगे जहाँ पे बर्फ रहती है। तो भाई सूरज की रोशनी, तो सोलर से इलेक्ट्रिसिटी तभी बनेगा ना जब सूरज की रोशनी पड़े एनफ। तो आईएसए को ज्वाइन कौन करेगा? आईएसए को मोस्टली वो कंट्री, याद रखना मोस्टली मैं बोल रहा हूँ, मोस्टली वो कंट्रीज ज्वाइन करेंगे जो सनबेल्ट रीजन पे है, क्योंकि सोलर एनर्जी से बिजली बनाने की क्षमता उन्हीं देशों के पास है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब कि क्या और कोई देश इसको ज्वाइन नहीं कर सकते? कर सकते भाई। समझो, यूनाइटेड नेशन के सारे कंट्रीज आईएसए को ज्वाइन कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन के सारे कंट्रीज आईएसए को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग राइट्स उन्हीं कंट्री को मिलेगा जो सोलर प्रोजेक्ट से सोलर पावर प्लांट बैठा सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, उन्हीं के पास वोटिंग राइट होंगे। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो, समस्या एक है। समस्या क्या है? अच्छा, जो देश सन बेल्ट रीजन में नहीं पड़ते वो भी आईएसए को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उसके पास वोटिंग राइट्स नहीं होगी। अब समझो, देखो सबसे बड़ी बात, चाइना जो है ना वो आईएसए का मेंबर नहीं है, लेकिन सोलर टेक्नोलॉजी को सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर चाइना करता है। सोलर टेक्नोलॉजी जो होती है ना, सोलर सेल्स जो होते हैं, उसमें जो सबसे प्राइमरी चीज़ होती है उसको बोलते हैं सिलिकॉन वेफर। सिलिकॉन वेफर दुनिया में 97% सिलिकॉन वेफर चाइना प्रोड्यूस करता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और चाइना जो, याद रखना, आईएसए का मेंबर नहीं है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने आईएसए को ऑब्जर्वर स्टेटस दे रखा है। जब तुम इजराइल पैलेस्टीन पढ़ रहे होगे, मैंने तुमको बताया था कि पीएलओ जो है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन 1964 में किया गया, पीएलओ को ऑब्जर्वर स्टेटस यूएनजीए ने दे रखा है। तो वैसे ही यूएनजीए ने आईएसए को ऑब्जर्वर स्टेटस दे रखा है। ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि यूएनजीए ने आईएसए को कहा है कि आप आओ, प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करो, डिस्कशन डिबेट में पार्टिसिपेट करो, बस आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं हो सकते, आप वोट नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर स्टेटस। तो यूएनजीए ने आईएसए को ऑब्जर्वर स्टेटस दे रखा है। आईएसए को हेड कौन कर रहा है? एक इंडियन है, अजय माथुर। अजय माथुर जो है आईएसए को हेड करेंगे, उसके डायरेक्टर जनरल है। और अजय माथुर साहब जो है वो आईएसए असेंबली को रिस्पॉन्सिबल हो गया। आईएसए असेंबली में ही आईएसए से जुड़ी सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। जैसे कि हम लोग UNFCCC के डिसीजन कहाँ पे लिए जाते हैं? कॉप में लिए जाते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में। ठीक है, उसी तरीके से आईएसए का डिसीजन आईएसए असेंबली में ली जाएगी, और अजय माथुर साहब जो है वो आईएसए असेंबली को रिस्पॉन्सिबल होंगे, अकाउंटेबल होंगे। अजय माथुर साहब की वैलिडिटी 4 साल की है, मतलब जो टेन्योर है डायरेक्टर जनरल का वो 4 साल का है, और ये फिर से री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस पहली बार ग्लोबल सोलर स्टॉकटेक रिपोर्ट को कंपाइल करेगी। मतलब अब यहाँ पे ध्यान से समझना, एक हमने पढ़ा था ग्लोबल स्टॉकटेक जिसको कि पेरिस एग्रीमेंट में शुरुआत की गई थी, और इसका काम था कि हर 5 साल में ये स्टडी करेगी देशों के द्वारा सबमिट किए गए एनडीसी को, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को, और बताएगी कि कौन सा देश कितना एफर्ट दे रहा है और हम कहाँ पे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के, हमारी पोजीशन क्या है और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ग्लोबल स्टॉकटेक जो था वो एसेस करेगा दुनिया के एफर्ट को टुवर्ड्स कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। उसी तरीके से ग्लोबल सोलर स्टॉकटेक भी है कि कौन से मेंबर कंट्रीज कितना रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर रही है, कितना एफिशिएंटली जनरेट कर रही है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, और किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को कितना एमिशंस रिड्यूस करी है। तो ये सब कुछ ग्लोबल सोलर स्टॉकटेक में होगा, और इसको कंपाइल करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। जैसे कि ग्लोबल स्टॉकटेक जो हमने पढ़ा था पेरिस एग्रीमेंट का, उसको कंपाइल करने की जिम्मेदारी किसकी है? कॉप की, या फिर कह लो UNFCCC की। ठीक है, तो उसी तरीके से ग्लोबल सोलर स्टॉकटेक को कंपाइल कौन करेगा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस करेगा। याद रखना, मैं फिर से बताऊँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को कब लॉन्च किया गया था? 2015 के COP21 में भारत और फ्रांस के द्वारा।
ठीक है, अब आते हैं कि ग्लोबल सोलर फैसिलिटी क्या है, उसको पढ़ेंगे। फिर आईएससी की छठी असेंबली में क्या बातें की गई है उसको पढ़ेंगे, और जो है हाँ इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, ग्लोबल सोलर फैसिलिटी क्या है। देखो, आईएससी की जो फिफ्थ असेंबली हुई थी, आईएससी की फिफ्थ असेंबली हुई थी दिल्ली में, सिक्स्थ असेंबली भी दिल्ली में ही हुई थी, भारत मंडपम में, जो नई बिल्डिंग बनी है। ठीक है, तो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में जो है फिफ्थ असेंबली भी हुई और सिक्स्थ असेंबली भी हुई। फिफ्थ असेंबली में ग्लोबल सोलर फैसिलिटी को अप्रूव किया गया, और COP27 में, जो कि शर्म शेख में हुई थी, अभी हमने कुछ देर पहले शर्म शेख की बात करी कि COP27 में शर्म शेख में लॉस एंड डैमेज फंड के लिए ट्रांजिशनल कमेटी बनाई गई थी। उस वक्त एक बार जिक्र हुआ, फिर से एक बार जिक्र हो रहा है कि ग्लोबल सोलर फैसिलिटी को आईएससी की फिफ्थ असेंबली में अप्रूव किया गया, और जो COP27 हुई शर्म शेख इजिप्ट में, उस COP27 में इसको जो है लॉन्च किया गया। ग्लोबल सोलर फैसिलिटी क्या करेगा, ये बेसिकली एक तरीके से फंड को रेज करेगा। ठीक है, तो फंड को रेज करने का काम इस संस्था को दिया गया है, ग्लोबल सोलर फैसिलिटी को, कि भाई $1 ट्रिलियन का जो आईएसए का जो सपना है कि $1 ट्रिलियन हमें जमा करना है 2030 तक। ठीक है, तो उस चीज़ को ग्लोबल सोलर फैसिलिटी जो है उसमें हेल्प करेगा। तो ग्लोबल सोलर फैसिलिटी किस चीज़ से संबंधित है, आईएसए से संबंधित है, और शर्म शेख COP27 में इसको लॉन्च किया गया था, याद रखना। अब आते हैं कि छठी असेंबली में क्या बात किया गया। आईएसए की छठी असेंबली भी हुई, ठीक है, 2023 में। कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली में हुई। छठी असेंबली में क्या बात किया, दो चीज़ याद रखना, दो बात, एक ये वाली बात याद रखना और एक ये वाली बात याद रखना, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये कि आईएसए के फिफ्थ असेंबली में बोला गया कि वायबिलिटी गैप फंडिंग को 35% तक बढ़ाया जाएगा। वायबिलिटी गैप फंडिंग को 35% तक बढ़ाएंगे। सवाल होता है भैया वायबिलिटी गैप फंडिंग होता क्या है। ये टर्म बेसिकली इकोनॉमिक्स में आता है, इकोनॉमिकल टर्म है ये, वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग होता क्या है कि देखो, मान लो सरकार ने तुमको एक ठेका दिया कि भाई ऐसा है, एक ब्रिज बना दो। ठीक है, एक ब्रिज बना दो, और तुम्हारा जितना भी खर्च होगा, तुम जितना भी उसमें कॉस्ट लगाओगे, उस ब्रिज से होने वाले फायदे से अपना कॉस्ट प्रॉफिट सब रख लेना। सरकार ने तुमको बोला हर्ष कि एक हाईवे बनाओ भाई, ठीक है, सिनेमा मोड़ से लेकर के हनुमान मंदिर तक एक हाईवे बना दो, और इस हाईवे बनाने में जितना भी पैसा खर्चा होगा, ठीक है, जितना भी पैसा खर्चा होगा वो जो है तो उससे होने वाले जो टोल है, बीच में हटिया मंदिर के बाद एक टोल लगा देना। ठीक है, और उससे होने वाले जो टोल से है उससे सारा खर्चा निकालना। ठीक है, अपना कॉस्ट वगैरह, मतलब कि इसको बनाने के बाद 100 साल तक तुम ही इसको चलाना। इसको 100 साल की लीज पे ले लो, 100 साल तक तुम ही चलाना, बनाओ भी तुम, 100 साल तक चलाओ भी तुम, और 100 साल के बाद हमको दे देना। तुमने देखा, ठीक है, फिर तुमने सोचा कि इसको बनाने में मेरे को खर्चा आएगा 10,000 रुपया। ठीक है, 10,000 रुपया, ठीक है, और इसको अलग से हम मेंटेन करेंगे, उसके लिए महीने का 2,000 रुपया खर्चा होगा। ठीक है, लेकिन तुम देखा कि साला ये रोड से कोई आने जाना ही नहीं करता है, इस रोड से कोई आने जाना ही नहीं करता, या फिर आने जाना करते भी है तो बहुत कम लोग करते हैं। अब तुम टोल रखा कि जो लोग जाएंगे उसको 2 रुपये देना पड़ेगा। अब यहाँ से पूरे दिन में 10 लोग ही जा रहे हैं, तो पूरे दिन में तो तुम 20 रुपये ही कमा पा रहे हो। तो इस 20 रुपये से अपना 10,000 रुपये को ही तुमको निकालने में तो साला बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो अगर तुम 20 रुपये से 10,000 रुपये निकालोगे तो तुमको तुम्हारे जाकर के 500 दिन लग जाएंगे, या जितना भी लगे, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है कि सरकार ने तुमको ठेका दिया, लेकिन उससे प्रॉफिट होगा नहीं। तुमने अपना एनालिसिस किया, तुमने अपना टीम बिठाया। अब सरकार तो ऐसा नहीं है कि भाई जो है किसी मताल ठेकेदार को देगी, वो तो बड़ी बड़ी कंपनीज को देगी, कॉर्पोरेट को देगी। ठीक है, तो कॉर्पोरेट वालों ने अपना पूरा टीम बिठाया, अपना सब अकाउंटेंट, सीए, हैन तेन सबको बिठाया, और पता किया कि अरे साला इसको बनाने में इतना करोड़ का खर्चा है और पैसा ही जनरेट नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि एक केस हुआ था जो MBA चाय वाला था। MBA चाय वाला जो था, MBA चाय वाला ने लाखों लाखों रुपया दे के, लाखों लाखों रुपया ले करके, मतलब लोगों ने MBA चाय वाला को लाखों रुपये दे करके उनकी फ्रेंचाइजी खरीदी, और MBA चाय वाला ने भरोसा दिलाया कि हर दिन की 10,000 रुपये की कमाई होगी। पता चला कि हर दिन का 600 रुपये भी नहीं निकल रहा है।
फिर उसके ऊपर केस किया गया और अभी MBA चाय वाला जो कल तक मोटिवेट करता था वो गायब हो गया। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाए, समझो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सरकार ने तुमको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा और कहा कि इस प्रोजेक्ट से जितना भी मुनाफा होगा इतने साल तक तुम चलाना, सारा मुनाफा रखना, हम नहीं बोलने जाएंगे कितना हुआ, या फिर बोलने भी जाएंगे तो हम बोलेंगे कि भाई डेली का इतना पैसा हमको दे देना या महीने का इतना दे देना, बाकी सारा तुम रखो। लेकिन तुमने अपने एनालिसिस में पाया कि इतना पैसा लगा करके वो प्रोजेक्ट बनाने के बाद उतना रेवेन्यू आएगा नहीं, तो मतलब कि प्राइवेट सेक्टर के लिए वो अनवायबल होगा, मतलब फाइनेंशियली वो वायबल नहीं होगा। ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है, सरकार बोलती है कि तुम बनाओ, इसका कुछ पैसा, तो मान लो कि किसी प्रोजेक्ट को बनाने में 10,000 रुपये खर्च है, तुमने देखा कि भाई 10,000 रुपये हम खर्च तो कर देंगे लेकिन हमको इतना रिव्यू नहीं मिलेगा नहीं, तो सरकार ने कहा कि ऐसा करो 10,000 रुपये खर्चा है ना, चल 4,000 रुपये हम दे रहे हैं। तो ये जो 4,000 रुपये सरकार ने दिया ना ग्रांट के तौर पे, इसी को बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। ठीक है, तो बेसिकली वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या है, एक तरीके का फाइनेंशियल टूल है, एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जिससे सरकार किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अट्रैक्टिव और वायबल बनाती है प्राइवेट सेक्टर के लिए, ताकि प्राइवेट सेक्टर उसको ले, प्राइवेट सेक्टर उस पर काम करे। क्योंकि देखो हर काम तो सरकार नहीं कर सकती ना। अब सरकार को स्कूल बनाना है तो ईंट तो किसी ईंटे भट्टे से ही लाएगी, अब अपना लिए तो सरकार को ईंट भट्टा तो बैठाएगी नहीं, सीमेंट किसी प्राइवेट कंपनी से ही खरीदेगी, सरकार तो सीमेंट बनाती नहीं है। तो बिना प्राइवेट पार्टनरशिप के तो चीज़ें हो नहीं सकती, तो प्राइवेट लोगों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो चीज़ों को समझो। तो हो क्या रहा है, तो सरकार ने सिक्स्थ असेंबली में कहा कि वायबिलिटी गैप फंडिंग को 35% तक बढ़ा देंगे, 10 से लेकर के 35% तक उसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, जिस प्रोजेक्ट को जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से वायबिलिटी गैप फंडिंग को 10 से 35% के बीच में बढ़ाएंगे। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट जो सरकार देती है प्राइवेट सेक्टर को ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम किया जा सके। इतना समझ में आ रहा है? तो पहली बात तो ये हुई मेरे भाई। ठीक है, दूसरी बात, इस मीटिंग में ये कहा गया कि ISA के माध्यम से 2030 तक 65%, दुनिया की 65% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट होगी और 2050 तक 90% पावर सेक्टर को डीकार्बनाइज कर दिया जाएगा, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे नहीं, चलेगा ही नहीं, छोड़ेगा कैसे? तो अगर संस्था ये कह रही है कि 2030 तक हम 65%, दुनिया की 65% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट होगी, तो तुम सोचो फॉसिल फ्यूल का तो डिमांड घटेगा ना। मैं मान लेता हूँ 2030 तक 65% ना हो, 50% ही हो, तो कहने का मतलब है अगर 50% दुनिया की नीड जो है वो फॉसिल फ्यूल्स वो रिन्यूएबल एनर्जी से हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि ऑयल का डिमांड कम होगा, फॉसिल फ्यूल की डिमांड कम होगी। तुम ही सोचो ना, रोड में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने लगे तो कोई पेट्रोल लेने जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो पेट्रोल का डिमांड कम होगा, प्राइस ऑटोमेटिकली कम होगा। तो ऐसी स्थिति में जो अरब देश हैं, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो तेल पे ही निर्भर है, उनके लिए तो खटिया खड़ा हो जाएगा। इसीलिए सऊदी अरेबिया और UAE बहुत होशियार देश है, ये बहुत चालाक है। इन लोगों ने इजराइल से जो है अपना शांति समझौता करना चालू कर दिया। उन लोगों ने देखा कि साला ईरान के चक्कर में रह के अगर हम लोग आपस में लड़ना चालू कर दिए तब तो दिक्कत हो जाएगा, तब तो जो है हमारा तेल कोई खरीदने वाला होगा नहीं, हमारी इकोनॉमी एकदम से बर्बाद हो जाएगी, पाकिस्तान श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ISA के सिक्स्थ असेंबली में देखो क्या क्या बोला गया, वायबिलिटी गैप फंडिंग को बढ़ाने की बात की गई, और ये वाला जो टारगेट है इस चीज़ को भी याद रखना, इससे तुम अपना आंसर राइटिंग और बेहतर कर सकते हो। ठीक है, अगर हम एक फैक्ट चेक करें तो हम देखेंगे कि पूरे दुनिया में 80%, पूरे दुनिया की 80% आबादी ऐसे जगहों पे, ऐसे देश पे रहती है जो फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट पे ही निर्भर करते हैं। तो ये बहुत बड़ा डेटा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी अभी भी बहुत दूर है हमसे, क्योंकि 80% आबादी ऐसे देशों पे रह रही है जो फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट पे डिपेंड करती है। क्यों भारत डिपेंड नहीं करता क्या? भारत की 75% इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से पूरी होती है। हाँ, भारत ने कहा है अपने NDC में कि 2030 तक हम 50% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्लीन एनर्जी, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना तक ही रहने दो।
मैंने टॉपिक को बहुत एनालिसिस किया है, बहुत बार पढ़ा है, रिवाइज किया, इसलिए सारी चीज़ें मुझे याद है। तो वैसे ही रिवीजन से ही जो है चीज़ें धीरे धीरे स्ट्रांग होगी भाई।